नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर साउथ से। बिल्कुल, दक्षिण भारत से एक खबर है। दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत दोहरी हो गई है। यहाँ लोगों के घरों के भीतर भी पानी दाखिल हो चुका है। और देखिए, कई जगह से घरों के ध्वस्त होने की भी जानकारी सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान भी गई है। घर, मकान, दुकान, गलियां, सड़कें, जिधर देखिए सैलाब का कब्जा है। लोगों के आंगन से होते हुए पानी कमरों के अंदर है। सड़क से गुजरते हुए पानी गलियों में है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है। कर्नाटक के बेलग्राम में एक घर की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मोंटेबदवु में जमीन खिसकने से एक महिला ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक के उलाला तालुका के कई इलाकों में लगातार बरसात ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कुंपाला, कल्लापू, धर्मनगर और कलकत्ता जैसे इलाकों में कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रातों रात स्थानीय लोगों को यहां से हटाया गया। सिर्फ कल्लापू में 50 से ज्यादा घरों में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से कई लोगों के मकान गिर गए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दक्षिण कर्नाटक के हालात भयावह हो चुके हैं। प्रशासन राहत और बचाव में लगा हुआ है। मौसम विभाग ने इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और देखिए, केरल में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जगह लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिन्हें राहत पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। केरल में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश परेशान कर सकती है। केरल के कन्नूर में एसडीआरएफ की टीम जमीन पर उतर चुकी है। लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला जा रहा है। वजह यह है कि केरल में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में रेड अलर्ट है और अब हालात बिगड़ने लगे हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। जहां हालात ज्यादा खराब है, अब बचाव और राहत का काम भी शुरू कर दिया गया है। वीडियो कुन्नूर का है, जहां के थक्वार इलाके में जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। खाने पीने और रात गुजारने की दुश्वारी होने लगी, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। लोगों को बोट में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घर भी गिर गए हैं। सड़कों पर मलबा है, जिसे साफ करने के लिए बचाव दल के साथ बुलडोजर भी लाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उससे भी काम लिया जा सके। केरल के कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबर है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। केरल से अगली खबर भी है। अगले 2 से 3 दिन तक जमकर बारिश होने वाली है। यहाँ प्रशासन ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और देखिए, मौसम विभाग के इस अलर्ट का असर केरल में दिखने भी लगा है। राज्य के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। कोट्टायम में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव होने लगा है। बारिश की ये आमद बताने के लिए काफी है कि अगले कुछ दिन केरल पर भारी पड़ने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से मानसून समय से पहले आया, जिसका असर केरल में साफ दिख रहा है। आईएमडी ने राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा। केरल के जिन 8 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है, उनमें जिसमें पथानामथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड शामिल हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा और त्रिशूर सहित 6 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से आज राज्य के कई जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे। इडुक्की में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहाड़ी इलाकों में रात की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं गर्मी से आग लग रही है, तो कभी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। असम में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस रिपोर्ट में देखिए। असम में आंधी तूफान के साथ हो रही बरसात की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से सड़कों और रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो चुका है। लोग इसी हाल में रोजमर्रा के काम में लगे हैं। गुवाहाटी में लगातार हो रही बरसात की वजह से कई जगह जाम जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। शहर के कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी है।
गुवाहाटी के चिड़ियाघर रोड से लेकर पंजाबरी इलाकों में जल भराव है। अगले 2 से 3 दिन असम में भारी बारिश की चेतावनी है। असम के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती दबाव आने की वजह से असम के हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट को देखते हुए असम सरकार ने प्रशासन को अलर्ट किया है ताकि हालात पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके। पूर्वोत्तर में आसमानी आफत तांडव मचा रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। और इस बीच एनडीटीवी की टीम भी आपको बता दें रेनकोट पहनकर तूफानी बारिश में लगातार रिपोर्ट कर रही है। आपको ग्राउंड जीरो से रतनदीप की रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले रात से ही उत्तर पूर्व के सभी राज्य में बहुत भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व में रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का। और ये देख सकते हैं हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें ला रहे हैं गुवाहाटी से, जहाँ पे कि बहुत सारे इलाकों में पानी भराव हुआ है, वाटर लॉगिंग हुआ है। ये है गुवाहाटी का गुवाहाटी शिलोंग रोड, जीएस रोड जिसे बोला जाता है, जो कि गुवाहाटी को शिलोंग और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। मगर इसका हालत देखिए पूरी तरह से वाटर लॉक्ड है। लोग अपने जो टू व्हीलर्स को पुश करते हुए जा रहे हैं, लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों को लेके अपने काम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉर्मल लाइफ है वो कम्प्लीटली पैरालाइज है। और यहाँ पे जो लेन्स है जहाँ पे कि लोग रहते हैं, इनकी हालत देखिए, ये पूरी तरह से वाटर लॉक्ड हैं। ये रास्ते पूरी तरह से वाटर लॉक्ड हैं और यहाँ पे किसी भी तरह से गाड़ी भी नहीं चल सकती है। तो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बहुत लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत आ सकती है अगर ऐसा माहौल चलता रहे। तो देखिए देश भर में पहले मानसून आने से कई इलाकों में हाहाकार भी है और कई इलाकों में मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। अब आपको बता दें कि 31 मई यानी शनिवार को कहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बारी बारी से आशुतोष बताएंगे। जी, अगर उत्तर भारत की बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर गरज के साथ यहां पर बारिश की आशंका है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी यहां चल सकती है। उत्तर प्रदेश बारिश का अलर्ट है यहां पर और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है। 45 जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। जबकि बिहार की बात कर लें तो बिहार में बारिश के आसार हैं और तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ओलावृष्टि की भी संभावना है। पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश की चेतावनी है। तो तेज हवाओं की भी संभावना पंजाब में दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी है और कुछ इलाकों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। जबकि महाराष्ट्र में देखिए थाने, पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सतारा, ये वो जिले हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी है और साथ ही साथ येलो और ऑरेंज अलर्ट भी इन जिलों में जारी किया गया है। अब केरल की बात कर लें तो केरल में तेज बारिश की संभावना है। जबकि कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हो सकती है। गोवा तेज बारिश की यहां पर भी चेतावनी है। तमिलनाडु की बात कर लें तो यहां बारिश ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है और शनिवार को मूसलाधार बारिश की यहां पर भी चेतावनी जारी की गई। वहीं अंडमान निकोबार मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर राज्य भारत की अगर हम बात कर लें तो वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल, पूर्वोत्तर की बात कर लें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है और बाकायदा प्रशासन ने यहां लोगों को अलर्ट किया हुआ है। और बिजली भी गिर सकती है तो अलर्ट रहिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम विभाग ने कहा। बिल्कुल, और बिजली गिरने की स्थिति में क्या करना है? पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है। बिल्कुल, किसी भी ऐसी वस्तु के मकान के नीचे भी नहीं खड़ा होना है जहां पर तड़ित चालक ना लगा हो, क्योंकि बिजली ऐसी जगहों पर गिरती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आदर्श, बिल्कुल दिल्ली से ले लेते हैं। तो दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के एक शोरूम में एसी सर्विस के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मामले में एक महिला स्टाफ ने बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। तस्वीरें मंगलवार की हैं। मजलिस पार्क की वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स में जहांगीरपुरी का सोनू अपनी 2 बहनों के साथ पहुंचा। थोड़ी बहस हुई, फिर यह मंजर था। शॉप में घुसते ही दोनों आरोपी लड़कियां इस महिला स्टाफ से बहस करने लगी। वहां स्टाफ के कई लोग पहुंच गए।
आरोपी सोनू के साथ उसकी बहनों के अलावा कई गुंडे भी साथ थे। एक स्टाफ को पीटा गया। दोनों लड़कियां भी इस महिला स्टाफ को मार रही थी। महिला स्टाफ को बचाने आगे बढ़े इस कर्मचारी को 4-5 लोगों ने मिलकर पीटा। वारदात की एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। खाकी जांच में जुटी है। वीडियो देख के लग रहा है कि ये लड़ाई करने ही आए थे, लेकिन लड़ाई की झगड़े की खबर एक और है। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बैठक में जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई और बताया जा रहा है कि इस दौरान एक कार्यकर्ता को चोट लगी है। धक्का मुक्की, मारपीट और बीच बचाव, ये नजारा समाजवादी पार्टी की बैठक का है। कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। कोई कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को जमीन पर पटकनी देने की जद्दोजहद में लगा है। कुछ कार्यकर्ता इस तमाशे को बंद करने के लिए शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपने अपने सियासी रसूख का दम इस बैठक में दिखा रहे हैं। वीडियो बुलंदशहर के सियाना का है, जहां समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के घर कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, जिसमें पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रेमपाल यादव भी मौजूद थे। जानकारी दी गई कि यहां बूथ लेवल की समीक्षा बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान किसी बात पर तनाव बढ़ गया और नौबत मारपीट तक आ गई। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शफीक चौधरी ने घटना पर सफाई दी और बताया कि बैठक में मामूली विवाद हुआ था, जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। देखिए, देहरादून के रानी पोखरी में सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। दो गाड़ियों के टक्कर के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने 2 गाड़ियों को सीज किया है। दोनों पक्षों के 9 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस रास्ते पर इन दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हुई। इसके बाद थोड़ी बहस हुई, फिर देखते ही देखते मुक्के चलने लगे। हंगामा ज्यादा था। कुछ महिलाएं बीच बचाव की कोशिश कर रही थीं। इलाकाई भी जमा थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। ये जंग बढ़ती जा रही थी। इस गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। उसके बाद ये शख्स कार पर सवार हुआ। इसने सामने खड़े कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जान से मारने की कोशिश के बाद कार सवार फरार हो गए। इसके बाद रानी पोखरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात काबू में किया, एफआईआर लिखी गई। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। आगे का फैसला अदालत को करना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि सड़क पर गाड़ी चलाने वाले इस तरह सब्र क्यों खो देते हैं। इतना बड़ा बखेड़ा टाला भी जा सकता था। बिल्कुल विकास, अगली खबर गुजरात से। गुजरात के बड़ोदरा में नशे में धुत कार सवार ने एक साथ 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। और देखिए, भीड़ ने आरोपी को पीटने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। रिपोर्ट देखिए। गाड़ी शराब के नशे में दौड़ रही थी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर ने पूरा कंट्रोल खो दिया। एक कार, एक स्कूटी और एक रिक्शा समेत कुल 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना ईएसआई अस्पताल रोड की है। मौके पर देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों को शक हुआ कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है और अंदर से कैन निकलने के बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। बस इसके बाद लोग भड़क उठे। इसे जमकर पीटा गया। काफी देर तक सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को घेर रखा था। बीच बीच में उसे मार भी पड़ रही थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भीषण आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। और देखिए, आग से उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम बांस और बल्लियों से बना हुआ था और बांस बल्लियां ही इसमें लगी थी। रिपोर्ट में देखिए। इस धधकती आग के शोले एक गोदाम से निकल रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, कोहराम है। आग बुझाने की भरसक कोशिश हो रही है और चिंगारी भड़की हुई है।
आग को जितना शांत करने की कोशिश की जा रही है, उसका दायरा उतना ही बढ़ रहा है। हादसा उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ है, जहां आसिफ रजा के गोदाम में अचानक आग लग गई। सबसे पहले गोदाम के पिछले हिस्से से धुआं उठता नजर आया और कुछ ही सेकंड में ये धुआं आग की लपटों में तब्दील हो गया और धीरे धीरे पूरे गोदाम को अपनी जद में ले लिया। बताया जा रहा है कि गोदाम के बगल में मौजूद ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी एक चिंगारी ने इतनी बड़ी तबाही मचा ली। आनन फानन में फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया गया। उसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। आग का दायरा इतना बढ़ गया कि आसपास की फैक्ट्री से भी आग बुझाने की गाड़ियां बुलाई गईं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक गोदाम जलकर खाक हो चुका था। ये गोदाम बांस और बल्लियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने तेजी पकड़ ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण आग की लपटों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में कबाड़ का गोदाम जलकर खाक हो गया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। जमीन पर आग की लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुबार। भीषण आग की वजह से पूरा माहौल धुआं धुआं हो गया। आग की खबर सुनते ही पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। तुरंत ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। लेकिन तब तक पूरा गोदाम जलकर खाक हो चुका था। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर कई गाड़ियां खड़ी थी, वो भी जलकर खाक हो गईं। वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके का है, जब कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सवाल यह है कि इतनी भीषण आग लगी कैसे, कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज चेन स्नैचिंग की ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जो दिल्ली वालों को खबरदार करती है। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में स्नेचर्स ने एक बुजुर्ग को शिकार बनाया। पता पूछने के बहाने आए स्नेचर्स ने कैसे बुजुर्ग की चेन लूटी, इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की है। सकरी गली में एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा है और मोबाइल देखने में मग्न है। अगले चंद सेकंड्स में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना तक इस बुजुर्ग ने नहीं की होगी। पहले एक स्कूटी बुजुर्ग के सामने से गुजरती है। गली के दूसरे छोर से 2 लोग एक साथ आते दिखते हैं। इनमें से एक लड़का बुजुर्ग के पास आता है, पता पूछता है। मोबाइल में व्यस्त बुजुर्ग अभी भी चेन स्नैचर के इरादे भांप नहीं पाया है। अचानक चेन स्नैचर बुजुर्ग पर झपट्टा मारता है। चेन स्नैचिंग के दौरान बुजुर्ग कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। चेन स्नैचर की पहली कोशिश नाकाम रहती है। वो फिर वापस लौटता है और बुजुर्ग से चेन छीनकर भाग जाता है। यह वारदात 28 मई की शाम की है। फिलहाल बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके चेन स्नैचर की तलाश शुरू कर दी है। खबर गाजियाबाद से है। यहां की एक सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के स्कारडी ग्रीन सोसाइटी गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा था, तभी यह कार अंदर दाखिल होने के लिए बढ़ती है। स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज थी। टक्कर सोसाइटी के गेट पर लगी और उसकी जद में आकर यह शख्स जमीन पर जा गिरा। अब जरा टक्कर से कुछ सेकंड पहले की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यह महिला और इसका बच्चा बाल बाल बचे। अगर ये गाड़ी की चपेट में आते तो इन्हें बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। न जाने क्या सोचकर इन्होंने रास्ता बदल दिया और फिर उसके बाद टक्कर मारने वाला शख्स मौके पर ही खड़ा था। पछतावा जरूर होगा, लेकिन इनकी गलती किसी की जान भी ले सकती थी। मामला सुलह से निपट गया। पुलिस तक जाने की नौबत नहीं आई। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग राज्यों में अहम दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा। ताजा मामला हरियाणा का है, जहां सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी नहीं मिला।
हरियाणा सचिवालय पर सुरक्षा अमला मुस्तैद दिख रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं। सीआईएसएफ के जवानों के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ की पुलिस भी हरकत में दिख रही है। सीआईडी भी सक्रिय है। हरियाणा सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ पुलिस के पास आई थी धमकी भरी कॉल। ये किसी सिरफिरे की भी करतूत हो सकती है, लेकिन सचिवालय जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा का खास प्रोटोकॉल होता है। एजेंसियां और जवान उसी का पालन कर रहे हैं। पूरी इमारत की तलाशी ली गई है। पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बाद में वो खबर अफवाह निकली। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है। बिल्कुल, हाल ही के दिनों में भारत के कई शहरों में बम की धमकियों की घटनाएं सामने आई हैं। अब देखिए, सिर्फ 2025 की बात कर लें तो आपको बता देते हैं कि कहां-कहां, कब-कब बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विकास, आपको डिटेल बताते हैं। मई 2025 दिल्ली उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आईजीआई हवाई अड्डे को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी 27 मई 2025 को। और देखिए, मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई 13 मई 2025 को। अब देखिए, बम धमाके का ईमेल मिला और मुंबई पुलिस को धमकी भरा मेल आया 28 अप्रैल 2025 को। गुवाहाटी की बात कर ले तो गुवाहाटी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी 25 अप्रैल 2025 को दी गई। बिल्कुल, और पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जबकि मद्रास टाइगर्स नाम के एक संगठन ने यह मेल भेजा था 25 अप्रैल 2025 को ही। अब बात कर लेते हैं 25 अप्रैल 2025 की, जहां पर माफ कीजिएगा जनवरी 2025 की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 400 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ धमकी भरे ईमेल भेजे गए और उनको बम से उड़ाने की बात कही गई। इसी महीने, एक महीने पहले, और इसको लेकर काफी हो हल्ला हंगामा भी हुआ था। हालांकि जांच में कुछ पाया नहीं गया था और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। आगे खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में एटीएस की ठाणे शाखा ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र वर्मा मुंबई में काम करता था और पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मेहरोत्रा की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के मामलों की सीरीज सी बन गई है। एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और अलग अलग राज्यों से कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ताजा मामला रविंद्र वर्मा का है, जिसे एटीएस की ठाणे ब्रांच ने गिरफ्त में लिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में रविंद्र वर्मा गिरफ्तार। नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक व्हाट्सएप के जरिए जानकारी साझा की। पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव को संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप। एजेंटों ने वॉरशिप, कोस्ट गार्ड जहाजों की जानकारी मांगी थी। एजेंटों ने डॉकयार्ड पर खड़े जहाजों की जानकारी भी मांगी। वॉरशिप की डिफेक्ट रिपोर्ट साझा करने का आरोप। वॉरशिप और डॉकयार्ड संचालन डेटा साझा किया। 2 पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों ने हनी ट्रैप किया। हालांकि रविंद्र की मां सभी आरोपों को गलत बता रही हैं। हमारा लड़का ये काम नहीं करता है, ये बचपन से ये पढ़ा लिखा लड़का है। बिहार की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती पर अपना वो वादा जो था याद करवाया, दोहराया, जो उन्हें पहलगाम में आतंकी हमलों के बाद किया था। रिपोर्ट। रोहतास पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा पूरा करने के बाद वो फिर से बिहार लौटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु राम की रीति अब भारत की नीति है, जिसमें प्रभु राम ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाई। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। पीएम ने लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पीएम ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
तो बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया, जब जब आतंकवाद सिर उठाएगा अंजाम ऐसा ही होगा। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सिंदूर की ताकत भी बताई, जिसके बल पर पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान को घुटने पर लाने के पीछे भारत के सिंदूर की ताकत थी, जिससे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हो गए और पाकिस्तान को हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने की सजा मिल गई। पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। दो 2025 के आईपीएल में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी को तो आप जानते ही होंगे। बिहार की धरती से ही पिच पर उतरते हैं तो उनका कोई सानी नहीं होता। साथ ही साथ संस्कृति और संस्कारों के भी वे धनी हैं। पटना एयरपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आईपीएल 2025 का सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में जिसके नाम शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाकर दुनिया को बताया कि उसके बल्ले में इतना जोर है कि फैंस उसके दीवाने हो जाते हैं। जो खिलाड़ी क्रिकेट के पिच पर विरोधी टीम के खिलाफ घातक रुख रखता है, आज प्रधानमंत्री मोदी से पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात की और प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में डेब्यू किया। उन्होंने इस मैच में पहली ही गेंद पर छक्का मारा और 20 गेंदों में 34 रन बनाए। यूपी के कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। और ये मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। यहां से जो तस्वीर सामने आई वो भावुक करने वाली भी थी और उम्मीद देने वाली भी थी। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी, पिता संजय और मां सीमा से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान पत्नी ऐशान्या और पिता संजय की आंखें भी छलक उठी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री खुद भावुक हो गए। ऐशान्या के सिर पर हाथ रखकर पीएम ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। पत्नी ऐशान्या ने बताया कि उन्होंने पीएम से क्या कहा। वो हमारे साथ खड़े हैं, ये उन्होंने बोला कि पूरे परिवार के साथ पूरा देश और हम सब खड़े हैं। बातचीत के दौरान जब शुभम के पिता भावुक हुए तो प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्हें ढांढस दिया। अभी भी सेना की कार्रवाई चल रही है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया है और प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया है, आश्वासन दिया है कि जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होता ये कार्रवाई चलती है। ऐशान्या ने पीएम को यह भी बताया कि आतंकी धर्म के नाम पर देश के हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते थे। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नौसेना के जवानों से मुलाकात की है। ये मुलाकात भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर हुई। रक्षा मंत्री नौसेना के जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। आईएनएस विक्रांत पर उन्हें साथ पाकर जवान भी पूरे जोश में दिखे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सभी को बधाई दी। उनके संबोधन में जवानों के लिए तारीफ थी। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाइयों को रोका है। हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था।
अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। आईएनएस विक्रांत जंग की दशा में समंदर में चलते फिरते वॉर जोन जैसा होता है। इसमें 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत यानी समंदर का बाहुबली, और भारतीय नौसेना की क्षमता और ताकत में ये मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसमें 76 से अधिक स्वदेशी घटक लगे हैं, यानी कि ऐसे पार्ट जो स्वदेशी हैं, देश में बने। अब आपको समंदर के बाहुबली के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल, देखिए 30 से 40 विमानों के संचालित करने में ये सक्षम है, और MiG यानी कि MiG-29 लड़ाकू विमान को ले जाने में भी सक्षम है। कामोट 31 हेलीकॉप्टर भी इस पर सवार रहता है, और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। जैसे विमानों को यहां से संचालित किया जा सकता है, और INS विक्रांत पूरा युद्ध क्षेत्र में अपनी बादशाहत बरकरार रखता है। बिल्कुल, समझ लीजिए कि युद्ध क्षेत्र ही INS विक्रांत पूरी तरह से। लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 62 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई देखिए 59 मीटर है। समंदर में तैरता हुआ एक तरह से शहर है। बिल्कुल, इसमें 18 डेक शामिल होते हैं, 2400 कमरे हैं। जहां कमरे 2400 हैं, और करीब 1609 सैनिकों के रहने की व्यवस्था है। बिल्कुल, इसके भीतर अस्पताल है, स्विमिंग पूल है, आधुनिक किचन जैसी सुविधाएं भी इसके भीतर ही मौजूद हैं। तो चलता फिरता एक तरह से ये आधुनिक शहर ही इसे कहा जाता है, इसलिए इसको चलता फिरता तैरता हुआ युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, और यह सच खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी? ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में कैसे मिलाया? अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने कबूला 9-10 मई की रात भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। फज्र की नमाज के बाद पाकिस्तान हमला करता, लेकिन भारत ने पहले ही आक्रमण कर दिया। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ा रोल निभाया है, ये दुनिया जानती है। दुश्मन को धूल चटाई थी ब्रह्मोस मिसाइल ने, और पाकिस्तान को बहुत भारी चोट भी पहुंचाई थी। पाकिस्तान ब्रह्मोस से क्यों खौफ खाता है, इसके लिए आपको ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत हम बारी बारी से समझाते हैं। बिल्कुल, देखिए ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस मैक 2.8 से 3.0 की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना, तकरीबन 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। अब देखिए ब्रह्मोस 3700 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, और ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि की गति से, जैसा विकास बता रहे थे, करीब 3 गुना तेज है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता जो है, उसकी रेंज है, वो भी आपको बता देते हैं। 290 से लेकर 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को पलक झपकते ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस को अपग्रेड वर्जन की मारक क्षमता 500 से 800 किलोमीटर है, और ब्रह्मोस लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है, और पाकिस्तान से ज्यादा और कौन बयां कर सकता है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस इसी ब्रह्मोस ने सुखोई के जरिए लॉन्च होके नष्ट किया, और सटीक हमला किया भारत ने, और इसी सटीक हमले के दम पर पाकिस्तान अब खौफ खाता है। इसके अलावा थोड़ा खूबियां भी और बता दीजिए कि ब्रह्मोस में और कौन कौन सी खूबियां हैं जिनका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ ही नहीं है। यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मोस का तोड़ ही पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है एक साथ तीनों। समुद्र में युद्धपोत से, पनडुब्बी से, और हवा में सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 300 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दुश्मन के बंकर्स, आर्मी कैंप्स और जहाजों को नष्ट करने में यह पूरी तरह से सक्षम है।
और यही वजह है कि पाकिस्तान इससे खौफ खाता है। खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हम हमले की तैयारी कर रहे थे तब ब्रह्मोस मिसाइल ने आके हमारे 11 एयरबेस खत्म कर दिए। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत साबित कर चुकी है और पाकिस्तान के भीतर सैन्य ठिकानों को ब्रह्मोस ने सटीकता से नष्ट भी किया है। और इस बीच एक जानकारी कानपुर से जो खबर जानकारी दी जा रही है कि शुभम के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और ये तस्वीरें हैं जिसमें शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर शुभम द्विवेदी का पिता, मां और इसके अलावा पत्नी वहां पर मौजूद हैं। पहलगाम हमले में मारे गए मृतक शुभम द्विवेदी के परिवारीजनों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद की ये तस्वीरें हैं, घर के भीतर की तस्वीरें एनडीटीवी पर। परिवार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभम द्विवेदी के परिवार को आश्वासन दिया कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माता पिता और पत्नी से मुलाकात की है, परिवार के लोगों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ढाढ़स बंधाया कि आपके साथ आपके प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश, पूरा भारत इस वक्त दुख की घड़ी में सब साथ हैं और पाकिस्तान को उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। किस तरह से बदला लिया गया है और पीएम ने यह भी कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। ये इसके मायने बहुत हैं, आप समझिए। परिवार, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकास, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर। बिल्कुल, और ये देखिए, माफ कीजिएगा, हमने आपको ये बताया था कि उनके घर पे जाके मुलाकात की, जबकि ये तस्वीरें कानपुर के एयरपोर्ट पर चकेरी एयरबेस है जो, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभम द्विवेदी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और सेना के एक्शन पर पीएम का आभार परिवारजनों ने जरूर जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक आतंकवाद है तब तक ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ते हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर में। अब देखिए जरा, पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों को सहारा देने की पहल की गई है। सरकार ने आज पुंछ में हताहत हुए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर वहां मौजूद थे। पहलगाम के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को मिला नियुक्ति पत्र उनके जख्म तो नहीं भर सकता, लेकिन मरहम जरूर लगा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र बांटे। पुंछ पहुंचे गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात की। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। अमित शाह ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि यह बदला सिर्फ भारत का नहीं था, बल्कि देश की आम जनता का था। शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों को पाकिस्तान पर हमला बताया और साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है। बिहार के बेतिया में पुलिस ने एक घोड़े को गिरफ्तार किया। पुलिस घोड़े को थाने लेकर भी आ गई। देखिए, इस घोड़े पर बहुत संगीन आरोप लगा दिया गया है कि अब ये घोड़ा अपने मालिक का इंतजार कर रहा है ताकि इसे बाइज्जत बरी कराया जाए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये घोड़ा ना तो मैं कदी जाता है, ना शराब पीता है और ना ही शराब के बारे में जानता है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने शराब तस्कर का साथ दिया। पुलिस अभी तक उस शराब तस्कर को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टा इस घोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आ गई। चूंकि ये घोड़ा है, लिहाजा लॉकअप में बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे थाने परिसर में रखा गया है। ये ऐसा अपराधी है जिसकी पुलिस सेवा भी कर रही है, उसके लिए रोज खाने का इंतजाम किया जा रहा है। बेतिया पुलिस के इस अजीबोगरीब एक्शन से लोग भी हैरान हैं। इस घोड़े को बेतिया के नौतन थाना के पास से गिरफ्तार किया गया। बिहार में शराबबंदी है और घोड़े की पीठ पर 4 पेटी विदेशी शराब लदी थी। इस मासूम जानवर को ये भी नहीं पता था कि उससे जो गुनाह कराया जा रहा है उसे इसकी खबर भी नहीं। अब पुलिस के साथ साथ इस घोड़े को भी इंतजार है कि इसका मालिक खुद थाने तक चलकर आएगा, पुलिस आरोपी को पकड़ेगी और घोड़े को आजादी मिलेगी। तो बिहार में बिहार की पुलिस और घोड़े की चर्चा है, तो इधर महाराष्ट्र की एक शादी जो है वो भी चर्चे में है।
देखिए क्यों चर्चे में, यह आपको बता देते हैं। यहाँ दूल्हा और दुल्हन ट्रैक्टर पर बैठकर मंडप में दाखिल हुए। न कार, न जीप, न हाथी, न घोड़ा, दूल्हा ट्रैक्टर पर सवार था और बगल में शर्माती लजाती दुल्हन रौनक बढ़ा रही थी। फूलों से सजाया गया ट्रैक्टर स्टार्ट था। बारात वाशिम जिले से हिंगोली रवाना हो रही थी। उससे पहले घर के बड़े बुजुर्ग जरूरी हिदायत देने में जुटे थे। अब जरा मंडप की तस्वीरें देखिए। युवा किसान विट्ठल और उसकी जीवन संगनी दयानेश्वरी पूरी शान के साथ धीरे धीरे मंडप में दाखिल होते हैं। दोनों ओर स्वागत करने वाले मौजूद हैं। कुछ ट्रैक्टर के लिए रास्ता बना रहे थे। न कोई चमक, न दमक, न तारों सितारों की सजावट, बड़ी बड़ी गाड़ियों और तमाम दिखावों से दूर एक आयोजन, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जिसके मायने हैं। इस शादी में ग्रामीण जीवन की सादगी थी, किसान की पहचान और उसका स्वाभिमान था। अपने दायरों, अपनी जिंदगी पर गर्व का भाव छुपा था। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। पुणे के एनडीए ग्राउंड से जो तस्वीर आज आई है वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली है। आज यहाँ 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट्स के बीच 17 ऐसी महिला कैडेट्स थीं जो एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये इतिहास में पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड में इन महिला कैडेट्स ने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाया और बता दिया कि वो किसी से पीछे नहीं हैं। ये सभी कैडेट्स बहुत जल्द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और जल, थल, नभ से देश की निगाहबानी करेंगे। पासिंग आउट परेड की समीक्षा जनरल वीके सिंह ने की। इस मौके पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने की इजाजत दी थी। बीते 75 सालों से महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में अफसर पदों पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक याचिका पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल गई।